Hi, embrace the struggles in life. They will only make you stronger. Today is 15th of February 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं ग्रीन शूट्स का मतलब है इकोनॉमी रिकवरी हो रही है इकोनॉमी की रिकवरी ग्रीन शूट्स और ये बड़ी नेसेंट स्टेज पे है ग्रीन शूट्स ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 108 के अंदर समन करते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिलीज होता है एनुअली बाय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट केवलादेव नेशनल पार्क लोकेटेड है राजस्थान में। आज के सवाल हैं हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी पार्लियामेंट इन इंडिया इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट पार्लियामेंट जो शब्द है इसमें क्या क्या आता है Preamble of the Constitution of India was amended by which Constitution Amendment Act? Which article is referred as the jewel of the Indian Constitution? Non-member of Parliament can be minister for a maximum period of how many months? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है वेंटेज। वेंटेज मतलब होता है एक व्यू पॉइंट है, स्टैंड पॉइंट है जहां से सारी चीजें आपको दिख रही है। A place or position affording a good view of something, good view of something. Prefatory का मतलब होता है प्रारंभिक है, प्री लगा है यहाँ पे, मतलब सर्विंग एज एन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी, प्रिलिमिनरी। स्ट्रॉल, इवनिंग स्ट्रॉल है, मॉर्निंग स्ट्रॉल, अ शॉर्ट लेजरली वॉक। देन टैसिटर्न का मतलब होता है अल्पभाषी, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत कम बात करते हैं, अनटॉकेटिव, अनकम्युनिकेटिव, लाइक दैट। रिजर्व्ड नेचर है। ऑनस, ऑनस मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, बोझ। यूज टू रेफर टू समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी, ये जिम्मेदारी है, वंस ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत जरूरी है। आज 15th ऑफ फरवरी है एंड दीज आर द 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे। और ये नोट्स है, सी जो इंडिविजुअल नोट्स जो पहले बनाते थे वो मैंने ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव नहीं किया है। इट इज जस्ट कि इसमें काफी टाइम लग रहा था एंड सम ऑफ यू सेड कि रनिंग कमेंट्री इज ओके, सो दैट इज व्हाई आई स्टॉप्ड मेकिंग दीज नोट्स। इसको मैं फिर से रीस्टार्ट करता हूँ। आज का जो द हिंदू है फरवरी 15, आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन और इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आज इन्फ्लेशन के समझेंगे। इसरो का लॉन्च देखेंगे, चाइनीज मोबाइल ऐप, दिस इज ऑनलाइन गेमिंग, ISRO, नॉर्मल-सी, IISc, 2 एडिटोरियल हैं। इसमें हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और IPL को समझेंगे। जियो स्पैटियल इज इम्पोर्टेंट, इनकरेक्ट डायग्नोसिस, जो सेंटर और स्टेट के बीच में क्लास 1 ऑफिसर्स को लेके जो स्ट्रगल है, कार्डर सिस्टम, विल गेट अ व्यू ऑन दैट। देन दिस इज डेमोक्रेसी, दिस इज इररेस्पॉन्सिबल, चाइना, होम बायर्स, स्टेट असेंबली की न्यूज है, EWS नॉर्म्स हैं, रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस, कनाडा में भी टेंशन चल रहा है, एंड दिस इज आर्दोगन। सेंसेक्स जनवरी का, WPI, शक्तिकांता दास साहब का स्टेटमेंट, IPL एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है LIC रोड टू द IPO, डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, IPO में LIC का दिस लिस्टिंग। देन पाक बे फिशरी आज समझते हैं, और दिस इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड नो योर इंग्लिश। सो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम नेक्स्ट 35 to 40 मिनट्स में विल ट्राई टू कवर। ओके, नाउ रिगार्डिंग दिस कोर्स, सी कल हमने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ वी टॉक्ड, गूगल मीट सेशन हुआ। सी अभी भी अपने पास ना 110 डेज है, डू नॉट वरी, ये सारी चीजें विद इन वेल बिफोर टाइम ये सब कंप्लीट हो जाएगा। जो स्टार्टिंग है ना वो राइट फुट पे करना बहुत जरूरी है, इसलिए जो इंडिविजुअली आई एम ट्राइंग टू टॉक टू एवरीबडी इंडिविजुअली विच इज नेसेसरी, अदरवाइज इंडिविजुअल गाइडेंस का पर्पज ही डिफीट हो जाता है। सी ये जो स्ट्रैटेजी होती है ना ये बड़ी इंडिविजुअल होनी चाहिए, बिकॉज अगर एक स्टूडेंट ने से लक्ष्मीकांत के बजाय DD बासु पढ़ा है, किसी कोचिंग का कोई नोट उसने रेफर किया है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये करेक्ट नहीं होगा कि आप उसको छोड़ के आई स्टार्ट टेलिंग यू कि स्टार्ट रीडिंग लक्ष्मीकांत एंड डू ऑल दीज थिंग्स, विच विल बी रॉन्ग। सिमिलरली एक स्टूडेंट है जिसका जैसे 3rd या 4th अटेम्प्ट है, तो ये जानना ज्यादा जरूरी है कि पहले 2 अटेम्प्ट में क्या प्रॉब्लम हुआ। ऐसा नहीं करना है कि पहले की जो लर्निंग्स है उसको हम कंप्लीटली ड्रॉप कर दें और फिर इस अटेम्प्ट में हम फिर से 0 से स्टार्ट करें। नो,
वी हैव टू आइडेंटिफाई कि एक्चुअली कहाँ प्रॉब्लम हुआ, क्या गलती हुआ, स्ट्रैटेजी में क्या हमें और बेटरमेंट करने की जरूरत है. सो फॉर ऑल दोज थिंग्स इट इज इम्पोर्टेंट कि एटलीस्ट अपन एक बार बात करें. आज भी अराउंड लास्ट डे ऑल्सो आई टॉक फॉर अराउंड 5 hours. इस बार भी अपन 7 to 11 के बीच में just drop me a message. We will conduct this Google Meet session. Okay. Now let us come to this the Hindu. So जो फर्स्ट न्यूज है वो है ब्रीचिंग लिमिट. ब्रीचिंग मतलब जैसे ये एक लिमिट लगा रखी थी, ये क्रॉस हो गई, तो ये लिमिट हो गई ब्रीच. इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा इन्फ्लेशन कीमतों में बढ़ोतरी एक्सेलरेट हुआ 6.01%. तो लिमिट क्या क्रॉस हुई? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 4 ± 2%. 4 ± 2 मतलब 6 से 2 के बीच में ही इन्फ्लेशन रहना चाहिए. अब ये अपर लिमिट क्रॉस हो गई 6.01%. तो ये 6% की टॉलरेंस लिमिट इन्फ्लेशन का क्रॉस हो गया है. तो इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मार्क माय वर्ड्स, इन्फ्लेशन से प्रीलिम्स में सवाल आएगा. रिटेल इन्फ्लेशन हैज बीन ऑन अ राइजिंग ट्रेंड सिंस अक्टूबर 2021. तो ये रिटेल है. अब इन्फ्लेशन का भी टाइप पता है हमें, होलसेल इन्फ्लेशन है और रिटेल इन्फ्लेशन है. न्यूज़पेपर में बस ये कमेंट्री दिया हुआ है कि इन्फ्लेशन बढ़ी है फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर, जून का डेटा ये आया है. ओवरऑल जो बास्केट है, फ्यूल प्राइस राइज हुआ, फूड का इन्फ्लेशन है. तो इस तरीके से इन्फ्लेशन हुआ. हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को. तो सी, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब होता है कीमतों में बढ़ोतरी. पहले वो सामान 100 रुपए का मिल रहा था, अब वो सामान 110 रुपए का मिल रहा है, पर पैसे तो आपके पास 100 रुपए ही है. तो अब आप उस 100 रुपए में कम सामान खरीद पाओगे, तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई. तनख्वाह पहले भी 100 रुपए थी, ज्यादा सामान खरीद रहे थे, अब उस 100 रुपए में कम सामान आ रहा है, तो परचेजिंग पावर कम हो गई. इन्फ्लेशन इज द ड्रॉप इन वैल्यू और परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी. इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू इन्फ्लेशन. ये तब भी होता है जब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाता है. जैसे शहरों में 20,000 रुपी पर मंथ सैलरी है तो वो कम पड़ेगा. अभी वही टीयर 2 या गांव में जाओगे तो 20,000 रुपीज में आप अच्छे से रह सकते हो, बिकॉज सिटीज में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है. कैलकुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फ्लेशन जो होता है वो परसेंटेज के टर्म पे होता है कि पहले जैसे 100 था, अब 110 हो गया, तो से 10%, इस तरीके से परसेंटेज होता है. तो इन्फ्लेशन का परसेंटेज बताता है प्राइस बढ़ा है या कम हुआ है. अब जो इन्फ्लेशन है इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. कॉजेस क्या होते हैं? डिमांड पुल. डिमांड बहुत ज्यादा आने लग गई उसकी और सप्लाई है नहीं, तो ऑब्वियसली उसकी कीमत बढ़ जाएगी. डिमांड पुल इन्फ्लेशन. इंक्रीज डिमांड आ गई प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, और उतना सप्लाई हो नहीं रहा है, तो लोग उसके लिए ज्यादा कीमत देने को भी तैयार हो जाएंगे और डिमांड पुल के कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. कॉस्ट पुश क्या होगा? पहले वही सामान 10 रुपए में बन रहा था, अब उसके लिए 20 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं. जैसे एडिबल ऑयल की कॉस्ट बढ़ गई तो समोसे महंगे हो गए. सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है ये. बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या होता है? जब प्राइस राइज एक्सपेक्टेशन है वर्किंग क्लास का, इंक्रीज हो गया, करंट वेजेस बढ़ गई उनकी, वेजेस तनख्वाह, तो ये मतलब स्ट्रक्चर है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, इससे आ गया. ये प्राइमरली जैसे ये कॉजेस हो सकते हैं. अब इसका इम्पैक्ट जो होता है, अच्छा ये तो इंडेक्स है. इंडेक्स क्या होता है कि इन्फ्लेशन मेजर करना है आपको, तो एक्चुअली आप कैसे बताओगे इकोनॉमी को? लाइक ऑब्जेक्ट कैसे करोगे, क्वांटिफाई कैसे करोगे उस पैटर्न को? तो उसके लिए आता है इंडेक्स. एक सीपीआई लेवल कंज्यूमर लेवल पे, प्रोड्यूसर ये होलसेल लेवल हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, और यस जीडीपी डिफ्लेटर से भी एक इन्फ्लेशन का टेंडेंसी पता चलता है. इन्फ्लेशन जो होता है ना उसके दूसरे जैसे टाइप्स भी हो सकते हैं. कवरेज ऑफ स्कोप में जैसे कॉम्प्रिहेंसिव है, स्पोरेडिक है, मतलब जैसे लॉकडाउन लगा तो फॉर टाइम बीइंग बढ़ गई इन्फ्लेशन, फिर वापस कम हो जाएगी, स्पोरेडिक टाइम बीइंग. फिर वॉर टाइम होता है, यूक्रेन में जैसे इन्फ्लेशन हो रहा है, पोस्ट वॉर पीस टाइम. गवर्नमेंट ओपन इन्फ्लेशन, सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन. ये इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर सवाल आया है कि किस रेट से इन्फ्लेशन हो रहा है. कीमतों में बढ़ोतरी है बट किस रेट से हो रही है? क्रीपिंग, क्रॉनिक, वॉकिंग, मॉडरेट, रनिंग, गैलपिंग, हाइपर इन्फ्लेशन. जैसे जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था. डिफरेंट कॉजेस क्या है? डेफिसिट, क्रेडिट, स्कार्सिटी, प्रॉफिट, प्राइसिंग पावर. कीमतें इससे चेंजेस होती है. टैक्स ज्यादा लग गया, वेजेस बढ़ गई, बिल्ड इन इन्फ्लेशन है, डेवलपमेंट, फिस्कल, पॉपुलेशन, ये भी एक फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स हैं. फॉरेन ट्रेड इंड्यूस्ड में एक्सपोर्ट बूम, इंपोर्ट बूम हो रहा है, सेक्टोरल, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश. तो ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, इसको भी मैं अभी क्विकली शेयर कर रहा हूँ.
ये अलग अलग कॉजेज है, इनका डिग्री अलग हो सकता है, बट इन वन वे और अनदर ये सब इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इन्फ्लेशन एंटिसिपेटेड है, जैसे लॉकडाउन लगा तो एंटिसिपेटेड थी, अनएंटिसिपेटेड है, तो इस तरीके का जो सेग्रीगेशन है, दिस इज अ कॉमन थिंग, ऐसा हो सकता है, सेग्रीगेशन इज पॉसिबल। अब जब इन्फ्लेशन होता है तो एक सेक्टर को बेनिफिट मिलता है, दूसरे सेक्टर को बेनिफिट नहीं मिलता है, बिकॉज इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, परचेजिंग पावर कम हो गई पैसे की। इन्फ्लेशन का एडवांटेज कितना है, जैसे हम इन्फ्लेशन ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि 2 से कम हो जाए, हम बस चाहेंगे वो 2 से 6 के बीच में रहना चाहिए, 4 ± 1। इन्फ्लेशन होता है तो ये भी बताता है कि इकोनॉमी बढ़ रही है, बूम हो रहा है। मॉडरेट इन्फ्लेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, मॉडरेट इन्फ्लेशन से एडजस्टमेंट ऑफ रियल वेजेस होती है, प्राइसेस एडजस्ट होती है, कीमतें ग्रेजुअली तो बढ़नी चाहिए, आज से 20 साल पहले जो कीमत थी अब वो बढ़ेगी, अगर नहीं बढ़ेगी तो इसका मतलब है इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। बट अगर बहुत तेजी से बढ़ने लग जाए देन इट इज अ कॉज ऑफ वरी। तो 4 ± 2 पे ही इन्फ्लेशन होना चाहिए। ज्यादा इन्फ्लेशन होता है तो अनसर्टेनिटी आती है, कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है, रिसेशन का इंडिकेशन होता है, जो सेविंग्स है उसका वैल्यू कम होता है, बैंक में आपने 1 लाख रुपए रखा है बट अब वो 1 लाख रुपए डिटीरियोरेट हो गया बिकॉज इन्फ्लेशन आ गया। तो ये डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने उधार दिया है, लूज एज द प्रिंसिपल सम, बिकॉज उधार 1 लाख रुपए दिया वो तो 1 लाख ही रहेगा, बट जो क्रेडिटर है उसका पैसा कम हो गया, वो 1 लाख का परचेजिंग पावर कम हो गया, तो जो क्रेडिटर होते हैं वो लॉस में रहते हैं। जो फिक्स्ड इनकम वाले होते हैं वो लॉस में रहते हैं, तनख्वाह पहले भी 10,000 अभी भी 10,000 लॉस में है। पेंशनर्स हैं, पेंशन तो फिक्स्ड है, लॉस में। स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड लूज करते हैं। बॉन्ड भी जो होता है वो फिक्स्ड होता है, तो बॉन्ड वाले भी लूज करते हैं। तो लूजर्स क्या हुए, क्रेडिटर, फिक्स्ड इनकम वाले और बॉन्ड होल्डर्स, ये लूजर्स होते हैं। जबकि जो बिजनेसमैन वगैरह जो होते हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं इन्फ्लेशन होने पे, तो शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होता है। गवर्नमेंट जो डेट पे है उसका बर्डन कम हो जाता है बिकॉज उस पैसे की कीमत कम हो गई है। डेटर विल गेन, आपने 1 लाख रुपए का उधार लिया था, अब वो 1 लाख रुपए की कीमत कम हो गई है तो आपको फायदा हो गया ना, आपका वो पैसा का एक्चुअल कीमत कम हो गई। तो जो डेटर्स है, उधार वाले, उनको फायदा होता है। तो दिस इज हु गेन्स हु लूजेस। ये मैंने क्विकली बता दिया है बट इसको मैं शेयर करूंगा तो एक बार आप रीड भी कर लेना, ये सब समझ आ जाएगा। अब राइजिंग इन्फ्लेशन से इन्फ्लेशनरी बूम है, स्टैगफ्लेशन है कि एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बन रहा है और इन्फ्लेशन भी राइज हो रहा है। डिफ्लेशन है जब ये नेगेटिव टेरिटरी में फिर नीचे जाएगा तो फिर वो दूसरे उसके रेपरकशंस होने लग जाएंगे। तो राइजिंग इन्फ्लेशन, स्लोइंग इन्फ्लेशन, अभी भी पॉजिटिव है बट वो रेट कम हो रहा है, तो दिस इज डिफ्लेशनरी टेंडेंसी। तो इस तरीके से ये इन्फ्लेशन का जो टॉपिक है ना, इससे एमसीक्यूज भी बहुत बनते हैं। इसके मेरे पास कुछ और नोट्स हैं, वो भी मैं अभी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, और इसको भी एक बार आप क्विकली देख लेना। इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साल भर इन्फ्लेशन की ही हमने बात की है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एंड ऑल। इसको फर्दर और कंसोलिडेट करने के लिए लेट अस ट्राई दिस आंसर क्वेश्चन। प्रिपेयर अ नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, डिस्कस इट्स टाइप्स, ऑल्सो हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इस सवाल को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो, प्रीलिम्स मेन सब एक ही चीज होता है, सेपरेट नहीं होता है। प्रिपेयर दिस क्वेश्चन और आपका काफी बड़ा जो सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो दिस इज इन्फ्लेशन इन टारगेटिंग, ओके। अब जो नेक्स्ट है वो है आईएसआरओ। तो आईएसआरओ पे भी इफ यू रिमेम्बर जनवरी 5 को गूगल में अपनी वेबसाइट में सर्च करना, उसमें जनवरी 5 को आपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं। इसरो पे कंपाइलेशन बनाए कि कौन से प्रोग्राम्स आए, कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च होने वाले हैं, लाइक दैट। इसरो भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीलिम्स में सवाल आता है कि जैसे यही पूछ लेंगे EOS 04 है, इसका पर्पस क्या है, इसी से 4 स्टेटमेंट बनाएंगे, 1 2 2 3 1 4, लाइक दैट। तो दिस इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये फर्स्ट लॉन्च है 2022 का, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 4। 2 स्मॉल सैटेलाइट थी, इंस्पायर सैटेलाइट 1 और दिस INS-2D। ये लॉन्च हुआ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-52। स्टेटमेंट कैसे बनेंगे कि जैसे EOS 04 है, क्या ये GSLV से लॉन्च हुआ है, राइट और रॉन्ग? नो, दिस इज PSLV C-52, ओके। अब जैसे ये डिटेल्स है, मंडे को 54th लॉन्च हुआ PSLV का, 23rd मिशन था यूजिंग PSLV XL। एक्सेलेंट, 18 मिनट की फ्लाइट थी। वैसे ये काफी रिलायबल है, हमारा वर्क हॉर्स है, तो इसने डिलीवर किया एफिशिएंटली।
ये इंटेंडेड सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में एल्टीट्यूड में 529 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे हो गया। अब बताओ जियो सिंक्रोनस जो ऑर्बिट होता है उसका एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड मतलब सतह से ऊंचाई, हाइट। एल्टीट्यूड क्या होता है? फिर इसके बाद EOS-04 है ना, इसका 10 साल का लाइफ है। रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, इमेजिंग सैटेलाइट है, दैट इज वाई इसका एल्टीट्यूड GSL वो जियो सिंक्रोनस नहीं है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। हाई क्वालिटी इमेजेस होगी, कैमरास लगा होगा, वेदर कंडीशंस देखेगा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, सॉइल मॉइस्चर, हाइड्रोलॉजी, फ्लड मैपिंग, ये सारी चीजें ये देख लेगा। फिर इंस्पायर सैटेलाइट है, इसमें पेलोड है अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयोनोस्फेयर। एनसीईआरटी में जो एटमॉस्फेयर चैप्टर है बहुत अच्छे से लिखा है, उसको रिवाइज। आयोनोस्फेयर, डायनामिक्स और सन का कोरोनल हीट प्रोसेस, सन के जो सोलर फ्लेयर्स है, सन का जो ऊपर ये जो लेयर है ना, इसको कोरोना बोलते हैं, कोरोनल हीटिंग प्रोसेस एटसेट्रा, उसको देखेंगे। तो ये सैटेलाइट का हो गया। फिर ये सैटेलाइट बनाई है स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने और लेबोरेटरी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो वगैरह, एनटीयू, इन सब ने मिलकर ये सैटेलाइट बनाई है। फिर है INS-2TD, ये थर्मल इमेजिंग है, हीट सिग्नेचर, कैमरा, पेलोड है। ये लैंड सरफेस टेम्परेचर, वाटर सरफेस टेम्परेचर, वेटलैंड का डिलिनिएशन ऑफ वेजिटेशन, थर्मल इनर्शिया, डे एंड लाइट। तो दिस इज INS-2D। टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है, मतलब अभी हम बस बता रहे हैं कि हमारे पास ये कैपेसिटी है। ये प्रीकर्सर है इंडिया भूटान जॉइंट सैटेलाइट का। तो ये नाम याद रखने हैं, EOS-04, इंस्पायर सेट-1 और INS-2TD। और बेसिकली ये क्या करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स नहीं पूछे जाते, बस ये पता होना चाहिए कि जैसे EOS है तो क्या ये थर्मल है, ट्रू और फॉल्स, ये है, इसका पर्पस क्या है, इस टाइप से आपके स्टेटमेंट्स होंगे। ओके, तो इस पूरे स्क्रीनशॉट को भी मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, इसको गो थ्रू इट वंस अगेन। गवर्नमेंट ने बैन किया है 54 न्यू चाइनीज मोबाइल एप्स, तो आप भी चेक करो इनमें से कोई एप्लीकेशन आप यूज तो नहीं कर रहे हो। कैम स्कैनर भी बैन है, दैट इज व्हाई आई सजेस्ट एडोबी स्कैनर। Then this is ISRO puts 3 satellites into orbit abroad, PSLV C-52 फर्स्ट लॉन्च है। अभी इसरो के नए चेयरमैन कौन है? मिस्टर S सोमनाथ। वेंट ऑफ विदाउट अ ग्लिच, एक्सेलेंट। तो ये जो लॉन्च हुआ कहां पर हुआ? पुलिकत लेक में। कुछ ही दिन पहले टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया था, उसमें एक सीरीज चल रहा है MOEFCC का, वेटलैंड्स ऑफ इंडिया करके। तो पुलिकत लेक उसमें बड़े अच्छे से बताया यहाँ का फ्लोरा, फौना, लोकेशन, थ्रेट्स क्या है, लाइक दैट। तो ये पुलिकत लेक है। प्री डॉन डार्क स्काई में पुलिकत में वर्क हॉर्स ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट लॉन्च किया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, एक्सीलेंट। तो ये सैटेलाइट्स लॉन्च हुई। PSLV का 54th फ्लाइट था, ये 23rd था इन इट्स एक्स्ट्रा एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन। GSLV FT के बाद ये लॉन्च था। अब इसमें कौन सी सैटेलाइट्स आई? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04, INS-2TD टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर और इंस्पायर सेट-1 स्टूडेंट सैटेलाइट, ये सैटेलाइट्स लॉन्च हुई। इनका पर्पस हमने पहले ही देख लिया है। यहाँ पे फिर ये लिखा है हाई क्वालिटी इमेजेस है, वेदर कंडीशन, एग्री, फॉरेस्ट, प्लांटेशन, मैपिंग, सॉइल मॉइस्चर, हाइड्रोलॉजी। अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा सी बैंड से कलेक्ट होगा, सप्लीमेंट करेगा डेटा फ्रॉम रिसोर्स सेट, कार्टोसेट सीरीज एंड रीसेट 2B सीरीज को। तो ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, हेल्प करेगा उन्हें। जो ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, ये प्रिकर्सर है इंडिया भूटान जॉइंट का। ये भी टेम्परेचर थर्मो है, तो टेम्परेचर, वाटर सरफेस, थर्मल इनर्शिया ये गेज करेगा। तो दिस इज गुड। स्टूडेंट सैटेलाइट भी है, इंस्पायर सेट-1, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे ये मैसेज भी भेजा। तो दिस इज 3 सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट अब्रॉड, PSLV C-52। ये है नॉर्मल सी रिटर्न विच इज अ गुड थिंग। अगेन विशाखापट्टनम है, बाइक राइड, बाइसिकल राइड मॉर्निंग में, एक्सेलेंट। IISc बेंगलुरु गेट्स लार्जेस्ट डोनेशन ऑफ 425 करोड़। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, इनके पास बेसिकली इनकम का सोर्स क्या है? इनकम का सोर्स एक तो होता है स्टूडेंट का फी, स्टूडेंट जो फीस देते हैं। सेकंड क्या होता है? स्टूडेंट जब यहाँ से पढ़ के जाते हैं, अब जैसे IISc ने किसी ने IISc से पढ़ाई किया, अब वो करियर लाइफ में बहुत आगे बढ़ गया है, उसके पास लाइक फंड्स है, तो वो फंड्स फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन को अक्सर डोनेशन देता है। इस डोनेशन से क्या होता है? इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारा वेलफेयर का काम भी होता है।
फीस जो होती है वो ऑलरेडी वैसे भी बहुत सब्सिडाइज्ड होती है। आईआईटीज, आईएससीज, गवर्नमेंट कॉलेजेस, स्कूल्स का फी बहुत सब्सिडाइज्ड होती है। तो वो सब्सिडाइज्ड मनी कहाँ से आएगा? वो इधर से आता है, डोनेशन ऑफ दीज मच अमाउंट ऑफ मनी। प्लस अगर आपको कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, कुछ नए गैजेट्स चाहिए स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, तो कई बार जैसे अभी एक और न्यूज आ रहा था, लाइक टेस्ला से एक न्यूज आया था, जिस स्पेस एक्स जो है उनका, कि कुछ रॉकेट्स जो अब उनके काम के नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी को दे देंगे। यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स है वो उस रॉकेट को देख के वो समझेंगे, सीखेंगे। तो सच टाइप ऑफ थिंग्स भी होती है। कई बार जो कॉर्पोरेट्स हैं वो अपने उनके जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, या फिर किसी आईटी कंपनी के पास बहुत सारे कंप्यूटर्स है, बट टेक्नोलॉजी अब अपग्रेड करना है, बट वो कंप्यूटर्स अभी भी यूजेबल है, तो वो उन कंप्यूटर्स गैजेट्स को ऐसे कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस में अक्सर डोनेट करते हैं। तो ये भी होता है डोनेशन। देन दिस इज सेंटर ऑफ द डिबेट। अब यहाँ जो बात है वो ये है फिस्कल फिस्कल दिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, नॉट फिस्कल, एडमिनिस्ट्रेटिव वे में भी। इंडिया जो है ना वो यूनियन ऑफ इंडिया है, यूनियन ऑफ इंडिया है, हमारा इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है। मतलब इंडिया नहीं टूटेगा, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। स्टेट्स जो होते हैं वो जरूरत के हिसाब से हम स्टेट फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो स्टेट्स हैं वो मेयर अपेंडेजेस हैं यूनियन के। स्टेट की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। इंडिया जो है वो फेडरल भी है, इंडिया है वो यूनिटरी भी है। जैसे लाइट का डुअल नेचर होता है, फेडरल भी है और यूनिटरी भी है, तो दैट इज वाई इसको क्वाजी फेडरल कहा जाता है। सेंटर ऑफ द डिबेट। अभी पिछले कुछ टाइम से इसमें पॉलिटिकल पॉइंट्स भी है, विल नॉट गो इनटू दैट। हम ये देखते हैं कि इंडिया में जो फेडरल और यूनिटरी फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, वो क्या है। प्रिपेयर अ नोट ऑन द फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लक्ष्मीकांत बुक पिक करिए, उसमें ये बड़े अच्छे से ये पॉइंट बाय पॉइंट ये सारे दिए हुए हैं। 8-10 पॉइंट फेडरल के दिए हुए हैं, यूनिटरी के भी ज्यादा दिए, बिकॉज यूनिटरी हम टेंडेंसी ज्यादा है हमारे यहाँ। जैसे इमरजेंसी लग गई तो यूनिटरी हो गया, ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई तो यूनिटरी हो गया। फेडरल एंड यूनिटरी, बट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो फेडरल है। हर राज्य में उनकी बकायदा दिस विधानसभा एंड ऑल है रिटन। सो फेडरल भी है, यूनिटरी भी है। लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ लिस्ट। ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी प्रीलिम के लिए। कैश काउ है, आईपीएल जो है कमर्शियलाइजेशन है, इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। जिस तरीके से प्लेयर्स को सेल कर रहे हैं, ऑक्शन हो रहा है, इज इट लाइक अ ग्लैडिएटर। दूसरा इसका पॉजिटिव मतलब ये भी है कि इससे स्पोर्ट्स में काफी पैसा आया है। बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, पहले क्या होता था, हर कोई को तो ब्लू जर्सी मिलती नहीं थी इंडिया की तरफ से खेलने का, बट उससे क्या होता था, अगर आईपीएल जैसे अभी आ गए ना, तो एटलीस्ट एक करियर ऑप्शन उनका सेफ हो रहा है। अदरवाइज बहुत सारे प्लेयर्स होते थे जो फाइनल दिस इंडिया में नहीं खेल पा रहे हैं, उनका करियर, फाइनेंशियल हेल्थ वगैरह बहुत डिटीरियोरेट हो जाती थी। आईपीएल से एटलीस्ट मोनेटाइज होने से इधर करियर वाइज इनको काफी बेनिफिट हुआ है। तो नेगेटिव पॉइंट देखें तो फिर उसमें ये होता है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस, एज, मार्केटेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इकोनॉमिक्स का मैट्रिक्स, मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। बहुत सारे जो स्टार प्लेयर्स हैं, ऑल ऑफ अ सडन उनको अभी बायर नहीं मिला। परफॉर्मेंस, एज, मार्केटेबिलिटी, तो ये जो चीज होती है बड़ी रुथलेस हो जाती है। जैसे प्राइवेट सेक्टर वैसे भी काफी कोल्ड, रुथलेस होता है, इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। सो दिस इज अ रुथलेस mirror, so this is also there. This is political, zooming in on the potential of India's geospatial sector. ये जो फ्यूचर है ना, दो चीज फ्यूचर है। लैंड तो ऑलरेडी हमने कॉन्कर कर लिया है, स्पेस बचा हुआ है और ओशियन बचा हुआ है। अभी जो अगला फोकस है ना वो सब स्पेस और ओशियन में होने वाला है, इंडियाज जियोस्पेटियल सेक्टर। अब इधर प्रॉब्लम ये है कि ऑल्दो इंटरेस्ट तो डेवलप हो रहा है जियोस्पेटियल स्पेस में, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे प्रॉपर रूल्स नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है, पॉलिसीज क्लियर कट नहीं है, तो उससे कंफ्यूजन ज्यादा होता है और बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बैक कर जाते हैं इधर, फिर इनपुट नहीं डालते। तो इकोसिस्टम जो है, जैसे सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, ये सब क्या है, ये एक पूरा कंबाइंड इकोसिस्टम है। ये सब आपस में मिलके काम कर रहे हैं। सर्वे ऑफ इंडिया, इसरो, आरसीएसी, एनआईसी, तो एक पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी, जियोस्पेटियल, इसमें ये सेक्टर को आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, विच इज गुड। जीडीपी में भी ये हेल्प कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच में जियोस्पेटियल को स्पेसिफाई किया था, दिस इज इम्पोर्टेंट। पॉजिटिव मूड है प्राइवेट इंडस्ट्री का, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे।
अब प्रॉब्लम ये है, एक तो अवेयरनेस नहीं है, कई बार बैरियर्स आ जाते हैं, एंट्री बैरियर्स आ जाते हैं, और क्लियर कट लॉज नहीं होने के कारण डिप्लीकेशन भी होता है। द पॉइंट इज, यहाँ एक प्रोटोकॉल सेट करना जरूरी है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, जियो स्पेटियल में डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज कंपनीज हैं, जैसे ड्रोन्स के लिए भी हम क्या बोल रहे हैं, एक गाइडलाइन प्रोटोकॉल रखें, क्लियर कट रखें, ताकि एम्बिग्यूटी नहीं हो। तो हमें अगर लीप फ्रॉग करना है तो सबसे पहले तो एक जो पॉलिसी है उसको हम लाएं, डॉक्यूमेंट लेके आए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी ट्रांसपेरेंटली पता हो गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। सेकंड, जो फंडिंग एंड ऑल है वो यहाँ पर एस्टैब्लिश हो। थर्ड जो है, जैसे जो इकोसिस्टम है, इधर जो डेटा किस तरीके से मूव करेगा डिफरेंट सेक्टर में, जैसे आईएसआरओ कई बार सर्वे ऑफ इंडिया के साथ कोलैब करता है, दोनों मिलके डेटा एक्सचेंज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। भुवन पोर्टल वगैरह भी है, तो जो फ्री सिंक है डेटा का वो जरूरी होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जीआईएस एप्लीकेशंस देती है, जैसे एनविस का वेबसाइट मैंने आपको बताया था, फॉर दिस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, वर्किंग प्लान हो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का, मैपिंग का, सोशल फॉरेस्ट्री का, तो कोऑर्डिनेशन जरूरी होगा सारे इकोसिस्टम के प्लेयर्स में। इसरो के पास एक्सपर्टीज है सैटेलाइट मैपिंग का, तो वो इन्हें डेटा प्रोवाइड करे। ग्राउंड का जो फील्ड डेटा है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस लेके आए। तो दिस इज द टाइम कि अभी जो नेक्स्ट बिग थिंग हो रही है, जियो स्पेटियल सेक्टर, यहाँ पर फुल थ्रॉटल आगे बढ़े। अब ये है इनकरेक्ट डायग्नोसिस, रॉन्ग रेमेडी। यहाँ प्राइमरली बात हुआ है कि कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्लास 1 ऑफिसर्स का ऑल इंडिया सर्विसेज कार्डर रूल्स है 1954, इसमें रूल नंबर 61 में अमेंडमेंट कर रहे हैं। अमेंडमेंट ये कर रहे हैं, किसी ऑफिसर को कार्डर मिला है गुजरात कार्डर, उसको गुजरात कार्डर से सेंटर अपने पास डेप्यूटेशन पे बुला सकता है और गुजरात गवर्नमेंट से परमिशन लेना मैंडेटरी नहीं होगा। गुजरात गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट अगर नो बोल रही है तो भी ओवरराइड करके उस ऑफिसर को हम सेंटर पे डेप्यूटेशन पे भेज सकते हैं। अब इधर फिर वही बात आ गई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। प्लस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिलेटरली ऑर्डर करेगा सेंट्रल डेप्यूटेशन ऑफ आईएएस ऑफिसर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न, तो इससे बट नेचुरल है कंट्रोवर्सी होगी। तो ये जो रूल्स हैं वो क्यों जरूरी हुई, जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज सेंटर में ऑफिसर्स का शॉर्टेज है, जो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं उनका शॉर्टेज है आईएएस वगैरह का। अक्सर आईएएस जैसे आपको गुजरात कार्डर ही मिला, तो वो ऑफिसर ये चाहेगा अब मैं गुजरात में ही वेल सेटल्ड हूं, तो मैं क्यों गुजरात छोड़ के सेंटर पे जाऊं? इंसेंटिव्स नहीं है, वो यूजुअली पसंद नहीं करते हैं, और इसलिए जो डेप्यूटेशन, सेंट्रल डेप्यूटेशन है, उधर ऑफिसर्स मिलते नहीं है। शॉर्टेज क्यों हुआ? एक तो हमारे पास सिवियर शॉर्टेज है, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह का वैकेंसी बढ़ाने की बहुत जरूरत है, सिवियर शॉर्टेज है, यहाँ पे ओवरबर्डन है मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स। फौज में भी अगर देखें ना तो ऑफिसर्स का सिवियर शॉर्टेज चल रहा है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके पास ऑफिसर्स प्रॉपर है नहीं, वैकेंसी बहुत है। तो उस वैकेंसी वगैरह को फिल किया जाए और जो पॉलिसी है उसमें चेंजेस लाए। जैसे 1991 में एलपीजी हुआ तो गवर्नमेंट ने ये सोचा सरकारी नौकरियां कम करो, ज्यादातर गवर्नमेंट जो होगी वो एज अ फैसिलिटेटर बस रहेगी। तो तब से क्या हुआ, वैकेंसीज कम होने लग गई। अब उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अभी सीनियर पोस्ट पे हमारे पास ऑफिसर्स ही नहीं है। सो दिस इज द थिंग। अब इस पॉलिसी को रिवर्सल जरूरी है। सेकंड जो होता है वो ये होता है कि कार्डर का जो पूरा डेजिग्नेट जैसे होता है सेंटर में डेप्यूटेशन, उसका पॉलिसी करेक्ट नहीं है, तो उधर डिफिकल्टी आती है। थर्ड ये होता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जैसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ग्रुप बी सर्विसेज का भी स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे भी प्रमोशन रैंक्स में इनको ऊपर की पोस्ट मिले सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वगैरह में, ये पॉलिसी भी क्लियर कट नहीं है। थर्ड ये होता है कि जैसे स्टेट पीएससी भी होती है, तो हम स्टेट के जो ऑफिसर्स हैं उनको क्यों नहीं यूज कर पा रहे? बिकॉज जैसे अगर गुजरात अगेन ही कोई स्टेट पीएससी का ऑफिसर है, उसको लाइक 45 to 55 एज ग्रुप में है, उसको अच्छा खासा फील्ड एक्सपीरियंस है, तो उसका एक्सपीरियंस भी तो सेंटर में हम यूज कर सकते हैं। स्टेट ऑफिसर्स को भी डेप्यूटेशन पे बुलाना चाहिए सेंटर पे। फिर फिफ्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स हो गया है। तो ये सारी चीजें ना, रूल्स नहीं होना, पॉलिसी में क्लियर कट चेंज नहीं होना, अपडेट नहीं होना, इसके कारण शॉर्टेज होता है एक्चुअली ऑफिसर्स का। इस चीज को एड्रेस करना जरूरी है, बजाय कंट्रोवर्सी ऐसे कि
ओवर 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 यहाँ पे हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा स्टेट का अगर नो है फॉर डेपुटेशन एंड ऑल। इस चीजों को अवॉइड किया जा सकता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। प्लस हमारे यहाँ आर्टिकल 263 होता है इंटर स्टेट काउंसिल। जो स्टेट रिलेटेड मैटर्स हैं, कॉमन कंसर्न्स हैं, वो यहाँ एड्रेस होने चाहिए। तो इस पूरे आर्टिकल का जीएस पेपर 2 में प्राइमरली जो पर्पस है हमारा वो ये है कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बनाए। अभी जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो उधर एक पॉइंट ये भी आएगा यूनिटरी में, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज यूनिटरी फीचर बताती है, बट हमारा पर्पस हमेशा ये होना चाहिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। Then this is political, this is Omicron surge. Do not make irresponsible. China is acting irresponsible. ASI reviving underwater this division. Archaeological survey. Protect home buyers. Assembly news. EWS norms. Some students ने बताया अगर आप इसमें एलिजिबल हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पे हो, आपको लॉ के अकॉर्डिंग बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो अवेल इट। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, गेट योर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ यू आर फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी और इकोनॉमिकली आपको लग रहा है आपको हेल्प की जरूरत है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लो। इसका कट ऑफ भी काफी कम जाता है। ईडब्ल्यूएस नॉर्म्स विल स्टे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इफ देयर इज अ लॉ, यूटिलाइज इट। Then this is Russia ready for more talks to end crisis. Russia. तो लेट अस सी व्लादिमीर पुतिन इन दिस यूक्रेन स्टैंड ऑफ। यूक्रेन कंफर्टेबल लग रहा है, रशिया कंफर्टेबल लग रहा है, बट ये वेस्ट और यूएसए स्पेशली बड़े अलार्म लग रहे हैं कि इन्वेजन होने वाला है। लेट अस सी, ये जो यूक्रेन और रशिया है ना, अगर इनमें पीपल टू पीपल भी देखे तो बड़े क्लोज टाइज है। हॉस्टिलिटी इतनी ज्यादा है नहीं, ट्रेडिशनल हॉस्टिलिटी नहीं है। देन शोल्ज इन यूक्रेन अमिड फियर्स ऑफ वॉर। देन अब जैसे कनाडा है, कनाडा में ये ट्रक्स और इनका ट्रांसपोर्ट, इधर प्रोटेस्ट चल रहा था। अब सी ट्रूडो ने भी क्या कहा, रूल ऑफ लॉ जरूरी होता है। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि उससे और सिक्योरिटी के रिलेटेड कंसर्न्स हो जाए और जो नॉर्मल जो डे टू डे रूटीन लाइफ है वो जैम हो जाए। देयर आर अदर पीपल, if your protest is causing trouble to them, then this protest, there is a problem with this protest. तो सिमिलरली जैसे यूएस कनाडा में ये जो ट्रांसपोर्ट का हो रहा था, वैक्सीन मैंडेट पे है ये, तो इस पे अब इमरजेंसी ऐसा कुछ पावर यूज करने का जस्टिन ट्रूडो ने कहा है। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। Erdogan visit UAE and Sensex slide हुआ 3% on worries over Russia Ukraine tensions. Sensex बड़ा एंटिसिपेशन पे काम करता है। एक होता है बियर, दूसरा होता है बुल। बुल रन करता है मतलब सेंसेक्स आगे बढ़ेगा, बियर स्क्रैच करता है वो सेंसेक्स को नीचे गिराएगा। सेंटिमेंट्स में चलता है। अभी डर लगा कि वॉर हो जाएगा, सेंसेक्स शॉर्ट हो जाएगा। जनवरी होलसेल प्राइसेस इन्फ्लेशन इतना हुआ। आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन अभी डिफेंड करना जरूरी है। देन दिस इज स्पोर्ट्स एंड दिस इज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। चाइनीज ऐप बैन हुए हैं, रशियन ट्रूप यूक्रेन बॉर्डर पे है, कंपनसेशन अमाउंट देने की बात है, जॉनसन एंड जॉनसन बैंकरप्सी। देन पाम ऑयल का इंपोर्ट ड्रॉप हुआ है। पाम ऑयल अगेन इंपॉर्टेंट है, हम नॉर्थ ईस्ट में और अंडमान एंड निकोबार में पाम ऑयल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अदानी प्रॉफिट राइज। अब ये बात है एलआईसी के आईपीओ का, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एलआईसी लिस्टेड होना चाहता है। अब इससे क्या होगा, पहले तो एलआईसी समझते हैं। एलआईसी क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस बेचा 10 लोगों को कि अगर आपका ऐसा कुछ डेथ होगा तो आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, से 1 ईयर के प्रीमियम पे ऐसा सेल किया। अभी 10 लोग तो मरेंगे नहीं, तो इस प्रीमियम से अच्छा खासा पैसा जनरेट हो जाएगा और कोई एक ही होगा जिसको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो द पॉइंट इज ओवरऑल अगर इंश्योरेंस का देखें ना तो प्रीमियम बहुत अच्छा कलेक्ट हो जाता है, बट जो पेमेंट है वो बहुत कम देना पड़ता है। तो ओवरऑल ये जो है इधर काफी प्रॉफिट इन लोगों को मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। एलआईसी भी क्या करती है, प्रीमियम से पॉलिसी सेल करती है, लाइफ का इंश्योरेंस सेल करती है। एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू डाई, तो एलआईसी ओवरऑल प्रीमियम ज्यादा कलेक्ट करती है और पेमेंट कम होता है, तो प्रॉफिट बहुत होता है। यहाँ पे एलआईसी के पास खूब पैसे आते हैं। अब इस पैसे का क्या किया जाए, तो एलआईसी इसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स और दूसरा जो सेफ मेथड्स है वहां पे इन्वेस्ट करती है। अब एलआईसी के पास अच्छे खासे पैसे का रिजर्व होता है, तो बिकॉज ये गवर्नमेंट होल्डिंग भी है। गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, एलआईसी के पैसे को निकाल के जो दूसरे एलिंग
सेक्टर्स है वहां पे वो पैसा लगाती है उसको रिवाइव करने के लिए। इस बात पे अक्सर ऑब्जेक्शन भी उठता है कि आप यहाँ से जो पैसा आ रहा है उसको दूसरे फेल्ड प्रोजेक्ट्स में क्यों लगा रहे हो। सेकंड, अब पिछले कुछ टाइम से बात आ रही है LIC में जो 5% है गवर्नमेंट का। अच्छा, पहले वाले में ही LIC को अगर फायदा होता है ना, तो वो फायदा अपने जो पॉलिसी होल्डर्स है उसको प्रॉफिट बेचती भी है, प्रॉफिट का जो बोनस के फॉर्म में उसको प्रोवाइड कराती है। तो सब लोग हैप्पी थे कि अच्छा बेनिफिट भी हो रहा है यहाँ पे। अब अगर LIC का IPO आएगा, ये लिस्टेड हो जाएगी और गवर्नमेंट अपना 5% जैसे जो है उसको सेल करना चाहती है LIC में, तो अब बिकॉज ये लिस्टेड हो जाएगी, इसके शेयर्स हो जाएंगे, तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो LIC का बोनस डिस्ट्रीब्यूट करने का, इन सब चीजों पे ऑब्जेक्शन भी उठाने लगेंगे। तो LIC चेंज हो सकती है, LIC का जो वर्किंग है वो चेंज हो सकता है। गवर्नमेंट जो है वो सेल करना चाहती है 5% स्टेक LIC में। ये जो है मेथड ऑफ प्रॉफिट रीडिस्ट्रीब्यूटिंग है, इन्वेस्टर्स इसको पसंद नहीं करेंगे। तो हो सकता है इन फ्यूचर सच टाइप ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है जो शेयर पॉलिसी होल्डर्स को मिलता था वो नहीं मिलेगा, बिकॉज इन्वेस्टर्स वुड नॉट लाइक दैट थिंग। इन्वेस्टर्स हु बाय शेयर्स वुड वांट अ लार्जर शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय LIC ईच ईयर। तो पॉलिसी होल्डर्स के बजाय इन्वेस्टर्स बोलेंगे कि ये जो ज्यादा प्रॉफिट हुआ ये अब हमें दो, इन्वेस्टर्स को दो जिन्होंने उसका शेयर खरीदा है, बजाय पॉलिसी होल्डर्स को। इसका मतलब है शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पॉलिसी होल्डर इज लाइकली टू ड्रॉप। गवर्नमेंट ट्राइज टू सेल इट स्टेक इन LIC एट द बेस्ट प्राइस। तो शेयर होल्डर्स अब अपना ज्यादा प्रॉफिट का परसेंटेज मांगेंगे और पॉलिसी होल्डर्स के पास वही परसेंटेज अब कम हो जाएगा। तो इसलिए इस बात पे एप्रीहेंशन है। LIC का जो अभी ड्राफ्ट आया है, अब अगेन दिस इज अ ड्राफ्ट, तो अभी ये फाइनल है नहीं, बहुत ज्यादा ड्वेल नहीं करना है हमें ड्राफ्ट, क्योंकि चेंज हो जाते हैं। संडे को किक स्टार्ट करना है, दिस प्रोस्पेक्टस है IPO प्रोसेसेस का। तो ये लिस्टिंग वगैरह की बात है इसकी, लेट अस सी क्या होता है। अब यहाँ पर ये भी बात है कि जो समझना चाहिए डिसइन्वेस्टमेंट करना है, प्लस अगर गवर्नमेंट ऐसा कर रही है जैसे LIC एक पिगी बैंक है, पैसे कम पड़ गए LIC से निकाल लो, बट इज इट अ साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी? नो। LIC has been used as a piggy bank by the center to bail out many failing business. LIC से ही हमने IDBI बैंक का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की, DHFL, रिलायंस कैपिटल सब LIC से आया। तो द पॉइंट इज इस प्रैक्टिस पे भी हमें एड्रेस करना जरूरी है। अब बाद में अगर लिस्टिंग हो गया, IPO आ गया, तो जो शेयर होल्डर है वो ऐसी चीज करने नहीं देंगे, बिकॉज अगर कंपनी ऐसा करेगी तो इन शेयर होल्डर को नुकसान होगा। तो these are certain challenges. The idea is इंश्योरेंस हमें पता है क्या होता है। LIC सबसे बड़ा जैसे इंश्योरेंस है, कंपनी है, और यहाँ अभी इसका अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, IPO वगैरह आएगा, तो इसका कैरेक्टर भी चेंज हो सकता है। सो दिस इज देयर, LIC रोड टू द IPO। अब ऐसा नहीं है कि LIC में रिटर्न बहुत अच्छे आते हैं, नो। LIC में इंडियंस हम ज्यादा पैसा लगाने की इसलिए प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज ये गवर्नमेंट बैक्ड है, यहाँ सेफ्टी ज्यादा होती है, वॉलेटिलिटी कम होती है, सिक्योर माना जाता है। सो दैट इज वाई LIC प्रेफर किया जाता था। अब गवर्नमेंट ही डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी, देन व्हाट नेक्स्ट? दिस इज द थिंग। अब ये है पाक बे फिशरीज कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट इज पाक बे? अब इसका मैंने यहाँ पे मैप भी बना दिया है, पाक बे का मैप लगा दिया है। दिस इज पाक बे, पाक स्ट्रेट। ये रामेश्वरम है, यहाँ कहीं कच्चा तीवू आइलैंड है, ये जाफना श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट हो गया। ऐसे यहाँ पर कच्चा तीवू है। अब बात क्या आती है, अगेन कच्चा तीवू में फिशेस बहुत है। इंडियन जो है उनके पास ट्रॉलर्स होते हैं, वो ऐसे नीचे नेट फेंकते हैं और सारा क्लीन कर देते हैं। दिस पूरे फिशेस, टर्टल्स, एवरीबडी सब इस ट्रॉलर में आ जाएंगे। इससे एनवायरनमेंट लॉसेस भी होते हैं। प्लस ये जो कच्चा तीवू आइलैंड और इसके आसपास का है, अक्सर जो अगर इंडियन श्रीलंकन टेरिटोरी में जाते हैं तो उधर की नेवी के साथ ट्रबल हो जाता है। इस टाइप से जो बायलैटरल टाइज है वो भी इम्पैक्ट होते हैं। तो अभी एक तरफ तो बात लाइवलीहुड की है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल रिलेशंस की है, और तीसरी तरफ इकोलॉजिकल इम्पैक्ट की है। इन तीनों का ट्रायो का अभी चल रहा है इस कच्चा तीवू आइलैंड और फिशरीज वाले दिस जोन में। लेट अस सी द फाइट अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये टॉपिक भी कई बार हमने पढ़ रखा है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियल इफेक्ट्स, जो डिसीजेस होती है, ये सब क्या होता है, पैथोजेंस भी होते हैं, पैथोजेंस। एंटी माइक्रोबियल, एंटीबायोटिक्स होती है ना, एंटीबायोटिक्स। अब जैसे इंडिया में ये कल्चर है, हम ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, हम डॉक्टर को दिखाना भी जरूरत नहीं समझते, विच इज रॉन्ग। हम
टू मच ऑफ कंजम्पशन अगर एंटीबायोटिक्स करते हैं फॉर जस्ट लाइक दैट, तो इससे क्या होता है इन फ्यूचर वो एंटीबायोटिक्स जो होती है उससे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बनने लग जाते हैं और फिर वो कहलाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट टाइम आपको सेम लेवल की एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया नहीं मरेगा, वो पैथोजन नहीं मरेगा, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है और इससे फिर आपको उससे भी हाई लेवल का एंटीबायोटिक फिर लेना पड़ेगा। तो दिस विच इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी एंड हेल्थ। तो द पॉइंट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को चेक करना जरूरी है। एक जुडिशियस यूज होना चाहिए, जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रेफर करना चाहिए। एमबीबीएस अगर पर्सन ने किया है आगे पढ़ा है तो उस डॉक्टर को पता है बहुत सारी चीजें, तो इट इज गुड कि हम लिसन टू डॉक्टर, विजिट डॉक्टर, सेल्फ दिस नहीं मेडिकेशन लेना चाहिए। देन दिस इज नो योर इंग्लिश। एक है सीनरी, ओके, और एक है सीन। सीनरीज नहीं होता है, सीनरी इज ऑलरेडी लाइक प्लूरल में भी यूज हो जाएगा, इट डज नॉट हैव अ प्लूरल। सीनरी, सीन क्या है, सीनरी मतलब एक विजुअल बहुत अच्छा है से नेचर का, लाइक दैट सीनरी एंड सीन। जैसे यहाँ ऊटी इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, सीनरी की तरह है, ओके। देयर वर वेरी मूविंग सीन्स है, मतलब कुछ कंडीशन उस टाइप की थी जब दिस गांधी जी, सो दिस इज सीन्स, तो प्लूरल सीन्स। और सीनरी मतलब एक विजुअल है, लाइक एनवायरनमेंट सीनरी, लाइक दैट। दूसरा यहाँ पे होता है टेल, टेल और से। टेल के साथ हमेशा पर्सन आता है कि आपने किसको बताया, टेल, और से जेनेरिक हो सकता है, लाइक ही टोल्ड मी, मुझे बताया, ही टोल्ड मी। डोंट टेल, तो टेल के साथ हमेशा एक मेंशन करना पड़ता है किस पर्सन को आपने बताया है। He told me where he was going. He told where he was going. He told Rama that he was ill. You tell someone and not tell to someone, okay? You tell someone. Tell के बाद to नहीं होगा. You tell someone. I told him a story is correct. I told to him a story is incorrect. Told के बाद to नहीं, okay? तो ये बेसिक सी चीज है। से में हम कंटेंट को एम्फेसाइज करते हैं, लाइक कंटेंट जो आपको बताना है, इधर योर कोट और इंडिविजुअल रिपोर्ट और स्पीच, लाइक दैट। टेल में यू मेंशन द पर्सन स्पोकन टू, से में ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो बताओ, चाहो तो नहीं बताओ, कंटेंट यहाँ पे हाईलाइट होगा। देन आई सेड दैट एवरीथिंग वाज फाइन, ये नहीं बताया किसको बताया, बस ये बताया एवरीथिंग वाज फाइन। और टू भी आप बोल सकते हो, तो दिस इज ऑप्शनल। इफ द पर्सन स्पोक to is mentioned, you should use to before the noun or pronoun. Like he said something to the driver. Let me say goodbye to my teacher. So if the person spoken to is mentioned, you should use to before the noun or pronoun. जैसे यहाँ पे to the driver, और से भी लगा, यहाँ पे tell नहीं है और हमने to यहाँ पे यूज किया। अब सरफेस क्या होती है जिसपे अपन वॉक कर सकते हैं, घर के अंदर है तो फ्लोर है, बाहर के है तो वो ग्राउंड है। अब ब्रिटिशर्स और अमेरिकन दोनों ऑपोजिट चलते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स की पहले कॉलोनी ही थी अमेरिका, तो जैसे ड्राइविंग भी दोनों लेफ्ट राइट अलग है, ऐसे स्पेलिंग्स भी बहुत अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अलग है ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में। स्टोरी मतलब कौन सा माला है बिल्डिंग का, स्टोरी, और स्टोरी होती है अमेरिकन में, ओके। दोनों सेम है बट बोथ स्पेलिंग्स आर करेक्ट, अलग है बट दोनों सही है स्पेलिंग। तो अब जैसे फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। अब ब्रिटिश ये होता है ग्राउंड मतलब दिस ग्राउंड, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस टाइप से। अमेरिकन रेफर टू द ग्राउंड फ्लोर एज द फर्स्ट फ्लोर, तो वो ग्राउंड फ्लोर को ही फर्स्ट फ्लोर मान लेते हैं, फिर जो फर्स्ट है ब्रिटिश का वो अमेरिका का सेकंड हो जाता है, लाइक दैट। तो कंफ्यूजन होता है एट टाइम्स। That's why this Bernard Shaw said that America and Britain are two countries divided by the same language. United नहीं, divided by the same language. So this is there. Alright. So these are the two questions जो आज हमें करने हैं। पहला सवाल है about this federal unitary feature और दूसरा है inflation. Okay. So this is 15th of February. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.